हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 to 12th, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। उन्हीं के साथ रहने वाला व्यक्ति हूँ मैं। मेरा नाम है राहुल और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के 11th चैप्टर को, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। मतलब इस चैप्टर में कुल मिला के होने ये वाला है कि आप सर्कल के हिस्से का एरिया, मतलब बेसिकली पूरे सर्कल का एरिया तो पढ़ चुके हो, पाई आर स्क्वायर। बट अगर मैं उस सर्कल में से कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन ले लूँ, जैसे मान लीजिए मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है, वो मैं कैसे निकालूंगा वो सब हम सीखते हैं जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं टॉपिक एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की। ठीक है, तो पहले हम इसमें दो चीज़ों के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे, एक है सेक्टर एंड एक है सेगमेंट। ठीक है, ये सर्कल के पार्ट्स की को हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी है, जिसको हम समझेंगे कि पहले सेक्टर और सेगमेंट होते क्या है, उसके बाद इनका एरिया निकलता कैसे है, और फिर हम एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करके आज के सेशन को खत्म करेंगे। थोड़ा समय लगेगा पर इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो इजीली यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चलिए आज की हम यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली बात ये देखिए, आपने क्या पढ़ा है। तो सर हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है, पहले उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो हमने पहले ही सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पढ़ा है पढ़ा है क्या? हाँ सर, क्लास 9th में हम पढ़ के आए हैं कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं। तो कुछ नया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बस अब उनका एरिया निकालना और सीखना है, मतलब एक और चीज हमें ऐड करनी है। अब यहाँ पे देखो लिखा है रिकॉल दैट पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय। तो यहाँ पे आपको सेक्टर की परिभाषा यहाँ पे रिवाइज करवाई जा रही है। तो वो लिखा है कि भैया पोर्शन और पार्ट किसका, सर्कुलर रीजन का, किसके द्वारा, एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, सर्कल का हिस्सा, सर्कल का पोर्शन। कैसा पोर्शन, वो पोर्शन जो कि 2 रेडियस, ठीक है, और एक करस्पॉन्डिंग आर्क द्वारा बनाया जाए, उसे आप कहते हैं सेक्टर। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अब सेगमेंट क्या होता है, तो भैया सेगमेंट थोड़ा सा अगर हम देखें डेफिनेशन के मामले में तो थोड़ा सा इजियर हो जाता है कि भैया आपका वो सर्कुलर रीजन, तो यहां पे लिखा है देखो सर्कुलर रीजन, ठीक है, एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। करस्पॉन्डिंग आर्क और कॉर्ड के बीच में जो आपका रीजन होता है, सर्कुलर रीजन, उसे आप कहते हैं सेगमेंट। ये क्लियर है? चलो गुड टू गो है, बिल्कुल सर। तो भैया आपने यहाँ पे दोनों की परिभाषा रिवाइज कर ली। सेगमेंट में कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क की बात आती है, और आपके सेक्टर में 2 रेडियाई और करस्पॉन्डिंग आर्क की बात आती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना है। ये देखो यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको समझा भी रहे हैं कि इसको आप कहते हैं सेक्टर, लेकिन अब आप देखोगे अगर तो इसमें भी हमने 2 नाम कर रखे हैं, एक होता है हमारा माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। ठीक है, क्योंकि जब आप इस तरीके से किसी आर्क के थ्रू और 2 रेडियाई की सहायता से कोई एक पोर्शन अलग करोगे तो दूसरा पोर्शन भी कहीं ना कहीं सेक्टर की परिभाषा में फिट बैठता है। तो जो छोटा वाला है उसे माइनर सेक्टर कहते हैं, जो बड़ा वाला है उसे हम मेजर सेक्टर कह के एड्रेस करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा शेडेड रीजन OAPB जो है आपका, OAPB जो है वो आपका क्या है, एक सेक्टर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेक्टर की परिभाषा देखूं तो जो OAQB है वो भी एक सेक्टर है। सेक्टर की परिभाषा क्या होती है, एक आर्क होनी चाहिए और 2 रेडियाई द्वारा उसको आप अलग से हाईलाइट कर पा रहे हैं। तो अगर आपका यहाँ पे छोटा वाला भी हाईलाइट हो पा रहा है, सिमिलरली 2 रेडियाई और एक आर्क की सहायता से एक मेजर सेक्टर भी वहां पे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो उस केस में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, उस केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो आपका नेमिंग, जैसे यहाँ पे OAPB लिखा है, जिससे आपको पता है कि O से A तक आने के बाद आपको P की तरफ मुड़ के फिर B पे अपना कार्य एंड करना है। ठीक है, यहाँ पे OAQB लिखा है फॉर द मेजर सेक्टर। ठीक है, तो वहां से भी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि मुझे O से स्टार्ट करके A तक जाके Q की तरफ मुड़ जाना है और फिर B पे आना है, और फिर वहां से
ओ पे खत्म हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप कहोगे भैया जो छोटा वाला है उसको माइनर सेक्टर बोला जाएगा और जो बड़ा क्षेत्रफल लिए हुए है उसे आप मेजर सेक्टर कहोगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो सेक्टर होता है उसको एंगल के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे यहाँ पे एंगल AOB जो है ना वो एंगल ऑफ द सेक्टर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम नॉर्मल की बोलचाल में भाषा में बात करते हैं तो हमेशा जो माइनर सेक्टर होता है उसका एंगल कंसिडर किया जाता है। तो AOB जो एंगल होगा वो आपका सेक्टर का एंगल होगा, माइनर सेक्टर का। और अगर आपको मेजर वाले का निकालना है तो 360 में से AOB की वैल्यू माइनस कर दोगे, ठीक है। 360 कहाँ से आया सर, सर्कल का जो वो पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री हो जाता है, उसमें से अगर मैं माइनर वाले को हटा दूंगा तो मुझे बचा हुआ मेजर मिल जाएगा। ये क्लियर है। एंगल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एंगल की सहायता से ही हम आगे कैलकुलेशंस को बढ़ाएंगे, ठीक है। यहां पे देखो सेगमेंट भी बताया गया है। अब सेगमेंट की परिभाषा में क्या आ जाता है, कॉर्ड और आर्क के बीच की बात आ जाती है। किसके बीच की, कॉर्ड और आर्क के बीच की, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका जो कि आपको यहां पे देखने को मिलता है, इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे सेगमेंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ऑल गुड टू गो, बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, इजीली समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको चीज़ें, बिल्कुल सर, ऐसी कोई खास दिक्कत दिख नहीं रही है यहाँ पे। तो ये हमारा मेजर सेगमेंट है, डुएबल है, अंडरस्टैंडेबल है। और ऊपर हो गया मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट किसके थ्रू बाइफरकेट होते हैं, वहां पे 2 रेडियस और आर्क होते हैं, यहाँ पे केवल एक कॉर्ड और आर्क होती है जिसके थ्रू हम यहाँ पे डिवीजन कर पाते हैं। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे भी जब आप नेमिंग करते हो तो AB तो अपनी कॉर्ड हो गई, ठीक है, पर जब आप सेगमेंट को अगर आप नेमिंग कर रहे हो तो थोड़ा एक उसके बीच में भी पॉइंट लेके चलना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने APB और AQB को यहाँ पे दोनों को क्या बोला है आपने, सेगमेंट बोला है, लेकिन एक मेजर है और एक माइनर है। छोटा वाला आपने माइनर सेगमेंट बोल दिया, बड़े वाले को आपने मेजर सेगमेंट का नाम दे दिया। ये क्लियर है, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट एक रिमार्क है कि व्हेन वी राइट सेगमेंट एंड सेक्टर वी विल मीन माइनर सेगमेंट एंड माइनर सेक्टर ओनली, ठीक है। मतलब यूजुअली जब हम सेगमेंट और सेक्टर कहते हैं तो हम नॉर्मल केसेस में माइनर सेगमेंट या माइनर सेक्टर की ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा एक अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा जब तक मेंशन ना हो, क्योंकि इन दी एंड है तो दोनों ही सेक्टर। अगर मैं किसी सर्कल को सेक्टर के हिसाब से डिवाइड करूं, अगर मैं सेगमेंट के हिसाब से डिवाइड करूं तो वो है तो सेगमेंट ही, लेकिन आपको अगर कुछ न कहा जाए तो आप उसको कौन सा वाला मानोगे, माइनर ही मान के चलोगे। ये क्लियर है। Now with this knowledge let us try to find out some relation to calculate their areas। अब हम क्या कोशिश करेंगे कि इनका एरिया कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया निकाला कैसे जाए उस पर जरा थोड़ा सा हम चिंतन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सोचेंगे कि भैया चलो आपने ये सारा रिविजन तो करा दिया गुरुजी, लेकिन अब जरा एरिया की बात की जाए। तो देखो जो पूरा सर्कल है उसका एरिया तो πr² होता है, ये तो देश का बच्चा जानता है, 10वीं का है तो जानता ही होगा, इनफैक्ट 7वीं 8वीं में आप पढ़ लेते हो। अब यहां पे देखो जब हम सेक्टर की बात कर रहे थे, सेक्टर में हमने कहा था कि एंगल का बहुत बड़ा रोल है, राइट। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे और अगर आप कंपेयर करोगे तो जो सर्कल का एरिया होता है वो पूरे 360 डिग्री का होता है, राइट, है ना। अगर हम किसी सर्कल का एरिया बता रहे हैं तो वहां पे अगर आप थोड़ा सोचोगे तो जो सर्कल का एरिया हम बता रहे हैं वो किसका होता है सर, वो पूरे 360 डिग्री को इन्वॉल्व करता है। तो मान लो अगर यहाँ पे मैं सर्कल का सेंटर ढूंढने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मेरे सर्कल का सेंटर है, अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो जो सर्कल होता है, एरिया जो होता है वो पूरे 360 डिग्री का होता है, राइट। हाँ जी सर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यूनिटरी मेथड अप्लाई करूँ, यानी मैं 1 डिग्री का एरिया निकालने की कोशिश करूं, मतलब अगर आप अभी तो पूरा सर्कल था, पर अगर मैं 1 डिग्री का एरिया निकालने की कोशिश करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सर πr² को 360 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इस सर्कल के 1 डिग्री के हिस्से को, मान लो ये मेरा रेडियस है, ठीक है, कुछ इस प्रकार दिखेगा रेडियस। अब अगर 1 डिग्री होगा वो इसके ठीक मान लो बाजू से निकल जाएगा, बहुत ही पास में होगा। तो अगर 1 डिग्री वाले पोर्शन का मैं एरिया निकालना चाहूं
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 360 से डिवाइड करना पड़ेगा कुल इलाके को, है कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर था पूरे सर्कल का एरिया और डिवाइड बाय 360 कर दिया मैंने, तो मेरे को 1 डिग्री का मिल गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो वही बात कह रहे थे हम कि सर पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 1 डिग्री का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखो हमारी जो सेक्टर होती है उसकी मेजरमेंट कैसे होती है सर, हमारे सेक्टर की मेजरमेंट होती है एंगल से, और जब आपको 1 डिग्री का पता है और आपको ये पता है कि सेक्टर का एंगल कितना है, तो प्रोबेबली आप क्या कर दोगे, उस 1 डिग्री के मेजरमेंट को सेक्टर के डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये ठीक ऐसा ही है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर 360 डिग्री का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो ठीक उसी सर्कल में बना हुआ उसी का एक पोर्शन जो कि सेक्टर होगा, जो कि एंगल के हिसाब से बनता है, अगर वो 30 डिग्री का है तो उसका एरिया कितना होगा। कक्षा 8वीं में आप पढ़ के आ भी चुके हो ये सारी कैलकुलेशंस। यहां भी अगर आप सोचो तो बेसिक गणित क्या कहलाएगा कि सर आप ऐसा कीजिए कि अगर आपको ये एरिया निकालना है तो यहां पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। आप बोलोगे एरिया वुड बी इक्वल टू 30 अपॉन 360 एंगल के नीचे एंगल इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो बेसिकली ये क्या हो गया यहाँ पे सर, यहाँ पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार है कि पूरे सर्कल का एरिया हमने जितना पोर्शन हमारे काम में उपयोग में लाया उसका एरिया निकालने के लिए फिर हमने मुझसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो पूरे सर्कल का था पाई आर स्क्वायर, हमने कितना पोर्शन यूज किया, तो हमने पूरे 360 में से 30 डिग्री इस्तेमाल किया मान लो, तो 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसे भी आप समझना चाहें, कुल मिला के सेक्टर का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह पे काम आएगा, इसको अच्छे से समझ के कि कैसे हम वहां पे थीटा को लेके आए, 360 क्यों आया, और पाई आर स्क्वायर हमारे सर्कल का एरिया है। तो ये सर्कल का एरिया हो गया और ये उस पोर्शन का हो गया, मतलब उस सर्कल के एरिया को, उस पोर्शन को जितना हमने यूज किया उसके हिसाब से एडजस्ट करना था, तो हमने θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दिया। ये क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आपको क्लियरली क्या याद रखना है कि भैया एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर है आपका रेडियस और थीटा है आपका एंगल। ठीक है, किसका, सर्कल के सेक्टर का। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। अब अगर यहां पे कोई आपको बोल दे कि चलो ये तो आपका हो गया एरिया, व्हाट इफ अगर कोई आपसे पूछ दे कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, तो भैया लेंथ ऑफ आर्क जो होगी वो हो जाएगी, वो भी आपके एंगल पे डिपेंड करेगी। तो पूरे सर्कल का 2πr, आपका एंगल है θ/360, तो आप करोगे इसमें θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया। बहुत जगह पे बोल देते हैं कि आपको लेंथ ऑफ सेक्टर निकालनी है, ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ सेक्टर निकालनी है। तो लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री में पता है क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री में आपके पास इसमें एक चीज और शामिल हो जाएगी, और वो है आपके 2 रेडियस। तो वो हो जाता है θ/360 इंटू 2πr प्लस आपके 2 रेडियस यानी 2r। अगर कोई आपसे पूछ दे लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री क्या होगा तो, ठीक है, अगर लेंथ ऑफ आपका आर्क पूछेगा तो वो तो आप आसानी से निकाल सकते हो θ/360 इंटू 2πr करके, और अगर लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ सेक्टर पूछेगा तो आपको θ/360 इंटू 2πr प्लस 2r करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर यहाँ पे अपन आगे बढ़े तो नेक्स्ट आ जाता है आपका सेगमेंट। अब अगर आप देखोगे और सोचोगे सेगमेंट का निर्माण कैसे हुआ है, तो सेगमेंट का निर्माण वैसे हम देखें तो डेफिनेशन के हिसाब से बहुत आसान है कि आपने कॉर्ड में से, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसे आपने सेगमेंट बोल दिया। पर अगर मैं यहाँ पे उसको एरिया निकालने के लिहाज से सोचूं तो मेरी कैलकुलेशन पता है कैसे होती है, मेरी कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी हो जाती है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, आपकी जो पूरी सेक्टर है उसका एरिया निकालोगे और उसमें से बिना कुछ ज्यादा किए चुपचाप क्या करोगे, जो ट्रायंगल है यहाँ पे उसका एरिया माइनस कर दोगे। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा माइनस और आपके पास मिल जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट।
तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर की जरूरत पड़ती है। ये हमने निकाला पहले एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से हमने गायब कर दिया, माइनस कर दिया, हटा दिया। किसको? तो हमने भैया हटा दिया यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे इस ट्राइंगल के एरिया को, जिसकी वजह से जो बचेगा वो हमें मिलेगा एज एरिया ऑफ सेगमेंट। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है। ये आप इमेजिन कर पा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला देखो वैसा ही निकलता है कि भैया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज योर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ AOB विच इज अ ट्राइंगल। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भैया सेगमेंट का एरिया इज इक्वल्स टू सेक्टर माइनस ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं था। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार देख लो। ये दो मेजर फॉर्मूला था जिसके थ्रू आपका चैप्टर यहाँ पे पूरा होना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मेजर सेक्टर का पूछेगा तो फिर आप पूरे सर्कल में से माइनर का माइनस कर दोगे। ये इंपॉर्टेंट है एक रिजल्ट कि अगर आपसे मेजर सेगमेंट का या मेजर सेक्टर का एरिया पूछता है तो आप पूरे सर्कल में से जो माइनर वाले हैं उनका एरिया कर दोगे माइनस। तो ये माइनर सेक्टर का एरिया कर दिया माइनस आपने, और यहाँ पे माइनर सेगमेंट का एरिया कर दिया आपने माइनस। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनकी सहायता से हम इसको आसानी समझ पाएंगे। अब यहाँ देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर and angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. चलिए, तो बात यहाँ पे शुरू कहाँ से होगी भैया? गिवन क्या क्या है पहले उसकी बात करते। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भैया गिवन, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है भैया रेडियस? तो सर रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो ब्रैकेट में लिख दो r स्मॉल r इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। अब इसके बाद आप क्या बोलोगे? और क्या दिया है आपको? एंगल ऑफ सेक्टर दिया है। तो भैया एंगल, अब क्योंकि सिर्फ सेक्टर लिखा है और आगे मुझे सवाल में मेजर माइनर दोनों का बताना है तो यहाँ मैंने माइनर सेक्टर लिख दिया। तो एरिया ऑफ एंगल ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो जाएगा? तो वो है 30 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे सर यूजिंग एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू कितना? पाई आर स्क्वायर। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर वी गेट, क्या निकालेंगे हम यहाँ पे? सर कुछ नहीं दिया है तो इसको माइनर ही मान के निकालेंगे, माइनर का एरिया। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो अगर सवाल थोड़ा सा जटिल होता तो शायद हम यहाँ पे डायग्राम बनाते, पर ये तो सीधे एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट का, तो प्रोबेबली इतनी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आएगा? तो सर θ/360 मतलब ये कितना होगा? सर ये होगा 30/360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू उन्होंने बोल के रखा है साफ साफ कि 3.14 ही यूज करनी है, तो जब मेंशन्ड है तो वही यूज करनी है, अदरवाइज 22/7 आप कर सकते हैं। इनटू आपका रेडियस है 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल होंगी, जैसे ये आपने 0 से 0 कैंसिल किया, 3 के टेबल से 36 कैंसिल किया, तो कितना हो जाएगा सर? 3 1 जा, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 जा। ठीक है, चलिए और कुछ कैंसिल होगा क्या? सर बिल्कुल हो सकता है। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/12 इंटू 3.14 इंटू कितना हो जाएगा सर? आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 16। अब अगर मैं 16 की बात करूँ, यहाँ पे 12 से कैंसिल हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है सर। तो ये 4 4 जा, ये 4 3 जा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना सर? यहाँ पे आया 4, तो प्रोबेबली हम क्या करेंगे? 3 से वो 3.14 डिवाइड होगा, 4 और 1 5 3 8 नहीं होगा, सो 3.14 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो सर यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 5। ठीक है, और आप क्या करोगे यहाँ पे? 4 3 जा 12, तो ये आया 12.56 डिवाइड बाय 3। एक बार दोबारा चेक करो, 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, तो 3 4 जा 12, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना आएगा सर? ये आएगा यहाँ पे आप देखोगे 5 है तो 3 2 जा 6, 5 सॉरी 3 1 जा 3 सॉरी। ठीक है, तो 3 1 जा 3 हो गया, फिर बचा आपके पास 26, तो 3 1 8 लिख दो, या फिर एक काम करो राउंड ऑफ करोगे तो 1 9 लिख दो। ठीक है,
सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर, जो भी आपको दिया हो। चलिए अब ये तो आ गया आपके सेक्टर का, माइनर वाले का। आपको क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, तो चलिए वो भी हम निकाल देते हैं। तो यहां पे देखेंगे भैया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हमने सीखा है कि पूरे सर्कल में से मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, मेजर का निकालना हो तो माइनर सेक्टर, सॉरी नॉट सेगमेंट, तो अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे आप, सिंपल सी बात करोगे, माइनर वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे कहोगे एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 4 स्क्वायर माइनस, अब दो ऑप्शन है, या तो जो वैल्यू आपको मिली है वो रख दो, या फिर इसकी जो कैलकुलेशन आप कर रहे थे वो रख दो। दोनों में से कोई भी एक चीज रखना आपके लिए यहाँ पे अलाउड है। द ओनली थिंग इज कि आपको यहाँ पे सही से कैलकुलेशन करनी है, उसमें गड़बड़ कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें गड़बड़ नहीं करनी है, बाकी आई डोंट थिंक सो देयर वुड बी एनी इश्यूज। चलिए बताइए हमें कैलकुलेट करके भैया कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इजीली निकाल पाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूं तो ये मैं इसको 4.19 ही माइनस कर दूंगा, ऐसी कोई मुश्किल वैल्यू है नहीं। अब सवाल ये आ जाता है कि भैया, तो यहाँ पे आप करेंगे 3.14 इंटू 4 स्क्वायर यानी 16, तो यहाँ पे लिख दो 3.14 इंटू 16 माइनस 4.19। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो बताओ कितना आएगा 3.14 इंटू 16 करने पे, हाउ मच वैल्यू आर यू गेटिंग, क्या आ रहा है आपका फाइनल आंसर। तो सर दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हमें आंसर मिलना चाहिए लगभग 50.24, राइट। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने कि भैया एरिया आ रहा है हमारा 50.24, उसमें से मैंने माइनस करना है 4.19, तो रफली मेरे पास कितना बचेगा रिक्वायर्ड एरिया। तो सर रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास बचेगा 24 में से 19 गया, पहली बात तो ये आया 0.05, 50 में से मोर गया तो 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने ये अलग से किया है तो इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये क्लियर है, तो ये हमारे मेजर वाले का आ गया, और पहले हमने निकाला था माइनर आर्क का। तो माइनर का कितना आया, तो सर सेक्टर का आया था कितना, माइनर वाले का 4.19, ठीक है, और मेजर वाले का कितना है, तो सर मेजर वाले का भी हमने निकाला, तो वो आया है हमारा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत जरा से भी नहीं था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, सिंपल कैलकुलेशन थी, सीधे एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। इतना मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर नहीं पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, भैया इतना तो करना ही पड़ता है अपन सबको, है ना, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है मेरे हिसाब से। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। अब की बार आपको सेगमेंट का एरिया बोल दिया, पिछले वाले में सेक्टर था, इस वाले में सेगमेंट आ चुका है पिक्चर में। ठीक है, यदि आपका रेडियस है कितना 120 और आपका यहाँ पे रेडियस, और रेडियस है 21 और एंगल है 120, यूज पाई 22/7 उन्होंने साफ साफ बोल दिया। चलिए तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आप क्या लिखोगे सर, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे गिवन क्या क्या है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे भैया गिवन क्या है, तब तो हम कुछ आगे काम कर पाएंगे, है ना। तो गिवन यहाँ पे आप कहोगे, गिवन में r इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, आपका रेडियस है 21, और थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पे, अगर आप देखोगे थीटा वुड बी इक्वल टू हाउ मच, तो सर थीटा वुड बी इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 120 डिग्रीज। अब बड़ा सवाल इसमें यह आ जाता है भैया कि हम एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब चलो आपको यहाँ पे अगर हम याद दिलाएं तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, तो सर यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू, यूजिंग एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा सर, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पे चर्चा की थी, बहुत सिंपल है कि सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो जो चीज़ें हमें पता है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। तो सर एरिया ऑफ सेगमेंट वुड बी इक्वल टू हाउ मच, तो सर ये हो जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पे तो सेक्टर का एरिया तो हम निकाल सकते हैं एंगल है हमारा कितना θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है,
माइनस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे वो जरा आप सोचो। देखो दो रेडियस है आपके, तो ट्राइंगल आपका क्या है, ट्राइंगल है कहीं ना कहीं आइसोसेलेस, लेकिन कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूं जिससे मुझे मेरा आंसर मिल जाए, ये अब मुझे सोचना पड़ेगा। क्या कुछ और जानकारी मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं पता होगी तो फिर मैं कैसे निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू बी ऑनेस्ट, जिससे निकलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। चलो ये तो मैं फिर भी निकाल दूंगा, माइनस करना है, लेकिन क्या माइनस करना है वो वैल्यू कैसे पता लगेगी, तो उसमें हमें करना पड़ता है थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत, जिसमें पहला कार्य हम ये करते हैं भैया कि हम ड्रॉ करते हैं एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहां से लेकर और ये जाती है हमारे कॉर्ड तक, ठीक है। और ये लाइन कैसी होती है, तो सर ये लाइन होती है आपकी परपेंडिकुलर। ये लाइन कैसी होती है सर, ये लाइन होती है परपेंडिकुलर। अब इसकी सहायता से शायद मैं अपना काम कर पाऊं। अब एक बात समझना, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो परपेंडिकुलर होता है वो कहीं ना कहीं आपके इस एंगल को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ये भी आता है आपका 60 डिग्री और इस तरफ भी आ जाता है 60 डिग्री। अब मैं दोनों में से किसी एक की सहायता से अपने कार्य को यहाँ पे पूर्ण कर लूंगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सोचो तो भैया ये जो 60 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा केस बना रहा है। किस चीज का केस बना रहा है, तो ये केस बन रहा है हमारे लिए फॉर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब हम क्या मेहनत करेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके अपने तीसरे साइड का पता लगा पाएं, जिससे कि हम आसानी से एरिया पता लगा लेंगे, वरना तो एरिया निकालना हमारे लिए मुश्किल कार्य हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एग्जाम में, हम प्रोबेबली ये वाले लाइन की जगह शुरू करने से पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की, या फिर हम बात करेंगे चर्चा यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, नाम एक दे दो उसको ए बी, तो यहाँ पे हम क्या नाम दे देते, पी दे देते हैं ना। चलिए, क्योंकि नेमिंग बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूजन होना लाजमी है। ठीक है, तो हमने क्या किया भैया प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले सर हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो पहले कि ड्रॉ ओपी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, अब हम यहां पे क्या बोलेंगे भैया, देखिए कि यहां पे जो है इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB वी हैव, ठीक है, वी हैव व्हाट सर, वी हैव OA इक्वल्स टू OB विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस वजह से जो हमारा OP होगा, तो OP क्या करेगा, OP बाइसेक्ट्स AB एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ये क्लियर है। या फिर आप ऐसे पहले ऐसे लिख लो कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर OP बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, तो OP बाइसेक्ट्स हुम, बाइसेक्ट्स AB। तो यहां पे अच्छे लिखेंगे भैया OP बाइसेक्ट्स AB। अब इसकी सहायता से हमारा काफी सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए आप कैसे कंटिन्यू करेंगे इसको। चलिए, तो देखो ये अपन लिखा भैया OP बाइसेक्ट्स AB। अब देखो यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि सर आपने बोला ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ भाई मैंने बोला तो है, पर सर इसका प्रूफ क्या है। तो देखो मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सी डायरेक्ट बात बता रहा हूँ कि आइडियली देखा जाए तो जब आप इसको प्रूफ करने जाओगे तो आप कहीं ना कहीं ये प्रूफ कर दोगे कि जो दो ट्राइंगल है ना, जिनके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं हम, ये जो है आपका OP, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और फिर ये एंगल 60 हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी देखा जाता है कि सर जब भी आप किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, यदि आप किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर खींचते हैं कुछ इस प्रकार, तो वो क्या काम करती है, वो सामने वाली साइड को भी दो भागों में डिवाइड कर देती है और इस एंगल को भी दो भागों में डिवाइड कर देती है। ये क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और ये कहाँ से खींची जा रही है, ये तब जब आप वो जो दोनों इक्वल वाली साइड है ना, उसकी जो वर्टेक्स है उससे खींच रहे हो। ठीक है, और कहीं से खींचोगे तो नहीं होगा, पर यहाँ पे तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, ऑल्सो सिंस
triangle AOB is isosceles आपका OP is bisecting या OP would bisect, OP is नहीं, OP would bisect angle AOB। ये क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसकी वजह से आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देयरफॉर एंगल AOP इज कितना? 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे मेन इंपॉर्टेंट बात पे कि इनका कुल मिला के एरिया निकलेगा कैसे। तो देखो, एरिया निकालने के आपके पास एक ऑप्शन ये है कि अब आप क्या करो, अब आपके पास ये पता है कि एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल 60 है, तो आप यूज कर लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और बाकी साइड्स का पता लगा के एरिया पता लगा लो। ठीक है, तो अब हम वही यहाँ पे कार्रवाई करेंगे भैया। इन ट्राइंगल AOP एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपको पता है। एंगल AOP या फिर आप सीधे अगर यहाँ पे यूज करोगे आपका ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना है, तो सीधे शुरू कर दो। यहाँ पे लिख दोगे भैया कि एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल AOP इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है ना? और ये आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? आप यहाँ पे कहोगे भैया इसको आप कहोगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे बोल दो। ठीक है, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप सिर्फ एंगल AOP इक्वल टू 60 डिग्री लिख के लिख सकते हो सीधे कि साइन 60 डिग्री वुड बी इक्वल टू, मुझे कौन सी वाली साइड पता लगानी है सर? 60 के ठीक सामने वाली, ताकि मुझे ये वाली साइड पूरी पता लग जाए। ठीक है, तो आपने कहा साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू AP अपॉन 21। साइन 60 कितना होता है? तो सर AP अपॉन 21 करना है हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम लिख देंगे AP अपॉन 21। ठीक है, ये क्लियर है? गुड टू गो है जी? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। एक मिनट, अपन जरा इसको यहाँ पे एंगल का साइन सही से बना दें, क्योंकि वो ढंग से अच्छे से दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम ऑल सेट, ऑल गुड टू गो। ठीक है, ये हो गया। तो साइन 60 आया आपका AP अपॉन 21। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू AP अपॉन 21। आपने किया यहाँ पे क्या? आपने किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मिला 21 √3 अपॉन 2 इज द वैल्यू ऑफ AP। तो A से लेकर P तक की दूरी है 21 √3 अपॉन 2। ठीक है, और अगर मुझे ये पता चल गया है तो क्या मैं AB पूरे की वैल्यू बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पूरा जो आपका AB होगा वो कितना होगा? तो सर 21 √3/2 है इस पार्ट का काम, इस पार्ट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगा उस तरफ भी, तो ये डबल हो जाएगा। तो मतलब देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू सीधे सीधे 21 √3 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। तो AB इज इक्वल्स टू 21 √3 सेंटीमीटर हमारी वैल्यू आ रही है। इज दिस गुड टू गो? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा से भी नहीं सर। तो ये हमारा AB हमने लिख दिया भैया, AB है 21 √3 सेंटीमीटर। अब ये तो A से लेकर B तक की वैल्यू आई है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप यहाँ पे यूज कर लो अपना क्या कहते हैं उसको अपन अंग्रेजी में, हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि आपको अब तीनों साइड मालूम चल गई, या फिर इसी में फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगा के OP की वैल्यू पता लगा लो, जो कि आपके हाइट का काम करेगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा स्क्रीन लेते हैं, बोलेंगे यहाँ पे कि नाउ tan 60 डिग्री, या यहाँ पे आप cos 60 भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू कर सकते हो। तो आप बोलोगे यहाँ पे cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू OP विच इज योर एडजेसेंट अपॉन आपका यहाँ पे हो जाएगा 21। cos 60 होगा 1/2, सो 1/2 इक्वल्स टू OP अपॉन 21। तो आप बोलोगे देयरफॉर OP इज इक्वल्स टू 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें दोनों वैल्यूज मिल गई, तो अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आपका बेस कितना हो जाएगा? तो अगर आप यहां पे देखो, बेस आपका हो जाएगा पूरा AB,
तो ये है मेरा ट्राइंगल AOB। तो मैंने ये आप कह सकते हो इन्वर्टेड पैटर्न में खड़ा है, तो ये AB हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ये हो जाएगा 21√3, OP हो जाएगा हमारा हाइट विच इज 21/2। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी तो यहाँ पे आपकी अच्छी खासी होने वाली है, तो वो तो आपको हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा जब जब आप ये वाला चैप्टर सॉल्व करोगे, ठीक है। अब बात तो अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा आपने यहाँ पे देखा 1/4, ठीक है। और ये 21 × 21 हो गया 441 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड √3 है ना। 21 का स्क्वायर कितना होगा सर, 441√3 अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज नाउ 441√3 अपॉन 4। अब जितना मुझे अभी तक समझ में आ रहा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, तो सर एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा एंगल के हिसाब से देखेंगे अगर, तो वो हो जाएगा 120 θ/360 डिग्री इंटू पाई की जगह रखा आपने 22/7 इंटू यहाँ पे आप करोगे πr²। आर की वैल्यू आपने देखी यहाँ पे 21 है, तो 21 × 21। अब जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसे फटाफट करते जाओ। जैसे ये 120 और 360 कैंसिल होके 3 आ जाएगा, 7 और 3 यहाँ पे साथ में मिलके एक 21 को कैंसिल कर देंगे। तो कुल मिला के मेरा जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो बनेगा भैया एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो सर ये हो जाएगा 21 × 22। अब ये तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो खैर आसान भी है। कितना हो जाएगा सर, 2 1 2 2 2 4 42, फिर ये हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो मेहनत मुझे करनी है वो करनी है इधर पे, ये वाले कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई करने में। कैन आई मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू दी है क्या हमें सवाल में, सर थोड़ा वो चेक करते हैं। √3 की वैल्यू सर सवाल में दी है क्या, नहीं दी है। तो अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.72 रख के फिर आप मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाय 4 करके अपना आंसर बता सकते हो, वो भी चलेगा। या क्योंकि इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं ऐसे देखूं और अपना आंसर निकालने की कोशिश करूं तो शायद मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाए। या फिर अगर मुझे एग्जाम में नहीं मिलेगा इतना टाइम में, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा भैया देखो कि एरिया ऑफ सेगमेंट, तो यहाँ लिखा मैंने भैया एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू 462 माइनस यहाँ पे आप कहोगे 441√3/4, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट होगा, ठीक है। अब इसको मैं जितना सिंप्लीफाई कर पाऊंगा, जैसे प्रोबेबली अगर मैं कुछ कॉमन ले पाया तो मैं वो कॉमन ले लूंगा, नहीं ले पाया कॉमन भैया तो जो मुझे दिखेगा मैं तो उतने पे ही सॉल्व कर दूंगा। मैं क्या ही कर सकता हूँ, अपने पास तो देखो लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं एग्जाम में, है ना। अपन कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो ला नहीं सकते। आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, फिर उसके बाद कॉमन निकाल सकते हो। तो कुल मिला के सब कुछ करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, इफ़ यू टेक द एलसीएम, तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे पहले, ठीक है, फिर आप कॉमन निकालोगे। तो उसके बाद जब आप आंसर निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा सर, प्रोबेबली 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 2 = 8, ठीक है, 4 से 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 4 4 16 17 18, तो 1848 माइनस 441√3 अपॉन 4 ये होगा। अब इसमें से आप कॉमन लोगे तो कितना कॉमन ले सकते हो, दोनों में से वो कौन सा नंबर है जो कि दोनों के पास अवेलेबल होगा, तो सर प्रोबेबली 21 से दोनों डिविजिबल होंगे। तो जब आप 21 से दोनों में से कॉमन निकालोगे तो आपके पास आएगा 21/4, अंदर कितना आएगा, तो सर अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो शायद 88 आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ से आ जाएगा सर 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप चेक करो एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छे से करना और सही करना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ हो जाएगी तो फिर टीचर आपके मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। डिवाइड आपने करके देख लिया कितना आ रहा है, बिल्कुल सर 88 माइनस 21√3 और बाहर आया 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेहनत शुरू हमने यहाँ से की थी, थोड़ा समय लगा क्योंकि हम शायद पहली बार कर रहे थे, इसलिए यूजुअली जब आप आगे प्रोग्रेस करोगे तो आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। और ये अगर एग्जाम में आएंगे तो अच्छे खासे नंबर आपको दे के भी जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। ये हमारा सेकंड पार्ट, इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। मूविंग अहेड,
एक्सरसाइज को हम यहां पे शुरू कर रहे हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला वाला कि स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। अगर कुछ ना दिया गया हो तो पाई की वैल्यू 22/7 निकालेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, तो आपका गिवन में क्या आ जाएगा भैया, रेडियस कितना है, तो सर हम देखें यहाँ पे तो हमारा रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल कितना है, तो भैया आपने यहाँ पे कहा थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला, तो आप बोलोगे यहाँ पे यूजिंग एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वी गेट क्या होगा भैया, एरिया तो यहां पे आप कहोगे एरिया इज इक्वल्स टू थीटा की जगह आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 360, पाई की वैल्यू उन्होंने कहा है 22/7 यूज़ करनी है, रेडियस है आपका 6, तो 6 इंटू 6 कर दिया मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं कैंसल आउट करने की कोशिश करूँ तो 60 और 360 कैंसिल होके 6, ये वाला 6 इस 6 को काटेगा, तो मेरा एरिया आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो आना चाहिए 22 इंटू 6/7। तो यहाँ पे आप 6 2 12, 1 कैरी, 6 2 12, 1 13, तो 132/7, जिसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 7 1 जा 7, ठीक है, 7 8 जा 56, 7 9 जा होता है 60, तो 18 पॉइंट समथिंग आ, करो कितना सर 132 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 18 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अब वो समथिंग कितना होगा ये बताओ सर, 132 डिवाइड बाय 7 करेंगे यदि हम, तो आएगा 18.85, या आप 18.86 लिख सकते हो राउंड ऑफ करके, कितना 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर यहाँ पे आना चाहिए राउंड ऑफ करने के बाद। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि भैया आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो आंसर दिया है वो फ्रैक्शन में दिया है या फिर आपको ऐसे ही दिया गया है, उसके हिसाब से फिर आप अपना आंसर बताओगे, ठीक है। देखो अगर फ्रैक्शन में दिया है तो भी वेरी गुड, और अगर नहीं दिया है तो भैया आप यहाँ पे डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत तो भैया करनी पड़ती, चाहे कभी भी आप कौन सी भी क्लास में आ जाओ। चलिए गुड टू गो है, ओके चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन निपट गया, सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े यदि हम, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखो सवाल यदि आप पढ़ोगे तो आपको एंगल कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन एक वर्ड लिखा है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट वर्ड जो है उसमें अगर आप देखोगे पहला पार्ट है क्वा, क्वा जो है अपना वो अपन और कहाँ सुनते हैं सर, क्वार्टर हमने सुना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्वार्टर है या जो क्वाड्रेंट है वो 1/4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे जो क्लॉक होती है उसमें हम कहते हैं 3:15 या 7:15, तो ये बातें क्या हो जाती हैं कि भैया आपके 15 मिनट गुजर गए हैं। अब 15 वहां पे होता है, लेकिन वो एक्चुअली अगर आप घड़ी के हिसाब से देखो तो वो 1 घंटे का 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे गिवन क्या है भैया, तो गिवन है आपका यहाँ पे कि थीटा जो है वो है आपका 1/4 ऑफ द एंटायर सर्कल। तो 1/4 ऑफ एंटायर सर्कल मतलब 1/4 ऑफ 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और आपने बोला सरकमफेरेंस दिया गया है, सरकमफेरेंस कितना है भैया किसका, पूरे सर्कल का, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22। अब बहुत लोग तो पहले इसी में यही कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहां पे सरकमफेरेंस सर्कल का 22 है कि क्वाड्रेंट का है, तो वो सर्कल का है, ठीक है। क्योंकि देखो क्वाड्रेंट का सरकमफेरेंस नाम की कोई चीज हो भी नहीं सकती, रीजन बीइंग कि जो सरकमफेरेंस है वो जो स्पेसिफिक टर्म है वो यूज कहाँ होती है, वो हमेशा यूज होती है सर्कल के साथ, ठीक है, पूरे सर्कल के साथ। वो स्पेसिफिक टर्म हमेशा डेडिकेटेड है फॉर सर्कल। तो यहाँ पे आप कहोगे कि भैया 2πr इज इक्वल्स टू 22। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने बहुत सिंपल सी बात पढ़ी है कि अगर कुछ ना दिया हो तो पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, तो हमने रखा 22/7। रेडियस हमें ज्ञात नहीं है तो उसको हमने r छोड़ दिया। अब कैसे निकालेंगे, तो सर अगर यहाँ पे हम देखें तो r निकालने के लिए हमें बाकी सारी वैल्यूज को वहां भेजना पड़ेगा, तो 22 इंटू 7 हो जाएगा, अपॉन 22 हो जाएगा और इंटू 1/2 हो जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो नीचे 22 से 22 हो जाएगा कैंसिल, आपके पास r आया 7/2। चलिए
अगर मुझे रेडियस पता है और मुझे एंगल पता है तो क्या मैं आसानी से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर निकाल दूंगा। तो सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखूंगा मैं, पर फॉर्मूला लगेगा मेरा सेक्टर वाला ही। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है थीटा बाय 360, जिसमें मुझे पता है कि थीटा 90 हो जाएगा। तो प्रोबेबली मैं यहाँ पे थीटा बाय 360 जगह सीधे क्या लिख दूंगा सर? सीधे लिख दूंगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, या फिर आप पहले आप ऐसे शुरू कर सकते हो कि भैया एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू एंगल है 90/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पर क्योंकि यहाँ पे 90 और 360 कैंसिल हो गए तो आपने लिख दिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप आगे करोगे कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ तो छोड़ नहीं सकते, है ना। अच्छे बच्चे भैया, हम तो पूरा काम करके जाते हैं। 22/7 आपका रेडियस कितना निकाला आपने? 7/2। तो 7/2 एक बार, 7/2 दूसरी बार। कौन कौन किससे कैंसिल होगा सर? ये 7 से 7 कैंसिल, दूसरा 7 से कुछ कैंसिल होना नहीं है, तो सीधे लिख देंगे हम एरिया इज इक्वल्स टू 22 इंटू 7 हो जाएगा 154, राइट। होल डिवाइड बाय 4 2 8 8 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ रहा है फ्रैक्शन में। अब अगर मेरे पास समय होगा और मेरे पास पूरे रिसोर्सेज होंगे तो शायद मैं इसका वो वाला आंसर निकाल पाऊँ जो कि अपन डेसिमल में निकालते हैं, ठीक है। पर अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो शायद मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा, ठीक है। ऑल गुड टू गो। आपका आंसर भी यही आ रहा है क्या? बिल्कुल सर, इसके आसपास ही आ रहा है। कुछ गड़बड़ होगी तो भैया तत्काल सूचित करें, काहे कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में या किसी भी चीज़ में तो फिर कहाँ जाओगे? नंबर ही नहीं मिलेंगे। पूरी मेहनत करने पे टीचर आपका 2 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर दे देगी या फिर 1.5 नंबर दे देंगी, तो उसमें आपको फिर अत्यधिक दुख होगा। सिंप्लीफाई अगर कर सकते हो तो बिल्कुल करो। जैसे यहाँ पे आप कैंसिल करोगे अगर इसको तो प्रोबेबली ये 2 से कैंसिल होगा, तो आप कहोगे यहाँ पे कि भैया 2 7 14, है ना। कितना आया? तो सर ये हो जाएगा 2 7 14 और फिर बचा तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा सिंप्लीफाइड वर्जन, ठीक है। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे इसको, है ना। कितना बोला हमने? हमने कहा 77/8 हमारा यहाँ पे आ रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? ये कोई दिक्कत जरा से भी नहीं था। चलो बहुत बढ़िया, इजीली हमने कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लेंथ ये मुझे क्यों बता रहा है ये? क्योंकि सर मैं यहाँ पे अगर अज्यूम करूँ तो एक क्लॉक सर्कुलर शेप की होती है और उसके मिनट हैंड का अगर मुझे लेंथ पता है तो प्रोबेबली मैं उसको कैसे यूज करूंगा? एज रेडियस। तो r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब ये दिया मिनट्स में, लेकिन हमने जो एरिया निकालना सीखा है वो सीखा है किस मामले से? सर वो सीखा है हमने कुल मिला के हमारे एंगल के सहारे से, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखा भैया टाइम स्वेप्ट कितना है? तो सर वो है 5 मिनट्स, ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे देखिए जो आपके 360 डिग्री हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। क्या होता है जब आपका जो मिनट हैंड है वो पूरा 360 डिग्री घूम जाता है किस पे? आपकी घड़ी पे, तो इन टर्म्स ऑफ मिनट्स कितना काम हो पाता है? 60 मिनट्स का, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे यहाँ पे पूछे कि 1 मिनट का एंगल कितना होगा तो मैं बोलूंगा भैया देखो 1 मिनट का एंगल अगर हम निकालेंगे तो हम वहीं से 5 मिनट तक पहुंच पाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 मिनट का 360/60 यानी 6 डिग्री, लगभग 6 डिग्री किसका है? 1 मिनट टाइम का। तो देयरफॉर 5 मिनट का कितना हो जाएगा? तो सर देयरफॉर 5 मिनट का हो जाना चाहिए 6 × 5 यानी 30 डिग्री। अब क्योंकि मुझे ये 30 डिग्री मिल गया है तो प्रोबेबली मैं यहां पे क्या बोलूंगा भैया देखो अगले स्टेप में कि थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और अब मैं निकालूंगा एरिया स्वेप्ट। तो एरिया स्वेप्ट का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो सर वो लगेगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की जगह रखा आपने 30 डिग्री, नीचे आया 360 इंटू पाई की जगह आप लिख दोगे 22/7 और रेडियस आपका कितना दिया है देखो 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वही लेंथ है
और मिनट हैंड भैया सेंटर से ही घूमता है, तो वो डायमीटर नहीं है, उसको आधा मत कर देना गलती से, ठीक है। एरिया पूछा तो हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया है। अब चीज़ें कुछ कैंसिल होंगी, जैसे ये 7 से ये कैंसिल, 14 2 जा, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, 3 12 जा 36, ठीक है। उसके बाद इसको 2 से कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 6, फिर इस 6 को 2 से कैंसिल किया तो यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 11, 11 इंटू 14 करोगे आपको मिलेगा 154, होल डिवाइड बाय यहाँ पे आप करोगे तो 3, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सर, तो 154 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया मेरा एरिया स्वेप्ट बाय द क्लॉक। अगर आप डिवाइड करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो भैया, देश स्वतंत्र है, उसमें कोई किसी को मना नहीं करता, पर इट्स अ पर्सनल चॉइस। इतने पे अगर आप छोड़ोगे तो भी कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या क्या बोल रहा है आपसे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंस एंगल, सबस्टेंस अ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेंट ही हो गया, ठीक है, एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट बोला है, ठीक है, एंड द मेजर सेक्टर। तो यहां पे अगर हम एक काम करें, डायग्राम का निर्माण कर लेंगे तो शायद हमें बेटर क्लैरिटी मिल जाए। क्या बोलते हो, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सर, कर लेना चाहिए। तो ये हमने बनाया हमारा सर्कल, ये आ गया उसका सेंटर। तो एक कॉर्ड जो है जिसका कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबस्टेंस राइट एंगल, तो पहले मैंने कॉर्ड बना ली, ठीक है। अब मैंने कॉर्ड बनाई यहाँ पे कुछ इस प्रकार, उसका एंगल कितना बोल रही है, 90 डिग्री है। तो ये रही मेरी कॉर्ड। एक मिनट, इसका कलर अपन चेंज करके वाइट कर देते हैं। तो ये हमने कॉर्ड बना दी, ठीक है। अब इसका एंगल कैसे निकालोगे आप? सर इसका एंगल निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो हमारा सेंटर है वहां तक भेजनी पड़ेगी रेडियस, ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो ये हो गया अपना स्ट्रेट पूरा, और लेकिन थोड़ा सा नीचे, तो इसको जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जो हमारा चीज़ है भाई साहब, आप जो हैं आपको क्या करना पड़ेगा, अरे गायब कहाँ हो गए, वापस आओ, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे हम चलो इसको ऐसे कर देते हैं पहले कि 2 रेडियस बना देते हैं ताकि हमारा वो एकदम सही बने चीज़, ठीक है। अब हम यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि हमारी कॉर्ड बनेगी, लेकिन ये हमने डिज़ाइन को चेंज कर दिया इसका, चलो कोई बात नहीं, इसका हम यहाँ पे रख लेते हैं, ये हमारी कॉर्ड है, ठीक है। ऑल गुड टू गो, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने देख लिया सब कुछ सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जरा सा भी नहीं। सर चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारी कॉर्ड है, इसका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये एंगल है कितना, 90 डिग्री। आपको क्या बताना है, आपको बताना है पहली बात तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एंड देन सेकंड बताना है एरिया ऑफ माइनर मेजर सेक्टर। रेडियस कितना आपका, रेडियस है 10, तो ये भी 10। अब क्योंकि 90 डिग्री है ये एंगल, तो फिर हमारे लिए काफ़ी कुछ आसान हो जाता है, OAB मान लो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने निकाला यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और वो क्यों निकाला, क्योंकि वो निकालेंगे तभी हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है। तो वो निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे भैया दिस इज इक्वल टू कितना, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस सेक्टर का एरिया निकालने का हमने लिखा भैया θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 90/360, यानी 1/4 जो हम करेंगे। पाई की जगह हम कितना लिख देंगे, तो सर पाई की जगह हम लिखेंगे उसकी वैल्यू दैट इज 3.14, उन्होंने वही बोली है, और रेडियस आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखा आपने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 314। ऐसा क्यों होगा सर, क्योंकि सर 10 स्क्वायर इज 100, तो वो 3.14 जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल को शिफ्ट कर देगा। अब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये देखो 4 7 28, 34 आया, तो 4 8 32, आपके पास कितना आया था, तो 7 4 28, 8 4 32, 2 बचा तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है मेरा एरिया ऑफ कौन, माइनर सेक्टर। अब आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो हम सीधे यहाँ पे वही यूज़ कर लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो रेडियस होगा वही हमारा बेस होगा और वही हमारा हाइट होगा। तो ये 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, 100 डिवाइड बाई 2 किया आपने तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। अब आपको दोनों चीज़ों का मिल गया तो आप निकाल सकते हो भैया फाइनली एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब आप निकालोगे तो वो कितना मिलेगा? तो सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको मिलेगा 78.5 माइनस कितना, माइनस 50। तो ये हो जाएगा कितना सर, 60 में से 5 गया तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे आपका एरिया। ये क्लियर है? कितना आएगा? 28.5। अब ये तो आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेकंड आपको क्या बोला है? तो ये तो हम फर्स्ट कर रहे हैं अभी। अब सेकंड जो बोला हमें वो बोला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो वो भी निकाल देते हैं सेकंड यहाँ पे। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोला है ना, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए हमें सर्कल के एरिया में से, मतलब पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दैट इज 78.5। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज कितना सा, दैट इज 314 माइनस 78.5। तो कितना हो जाएगा ये माइनस करने पे, वो हम करेंगे यहाँ पे। तो देखो सर, तो फटाफट अगर हम माइनस करें तो 314 माइनस 78.5, 4 की जगह यहाँ पे 14 की जगह कौन आ जाएगा सर, 3 की जगह आ जाएगा 2, यहाँ 14 की जगह आ जाएगा 13। ठीक है, फिर खैर माइनस तो इसको भी करना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप चलो। तो कितना था भैया हमारा सर, 314 माइनस 78.5। चलिए 3 की जगह 2, यहाँ 11, 11 की जगह 10, यहाँ पे 14, 14 की जगह 13, और ये यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा सर 5, 10 में 7 गया 3, तो 235.5 आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? गुड टू गो है जी? बिल्कुल सर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना ऊपर रखना क्योंकि नीचे जगह नहीं है। चलो गुड टू गो, इतना हो गया तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, देन यू मूव। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा हम यहाँ पे हमारे पेन को करेक्ट कर लें, बिकॉज हमें यहाँ पे लोगों ने बोला कि पेन सर थोड़ा ठीक से चलाया करो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे डॉन है, आकाश डॉन, उनने बोला है, तो उनसे अपन बहस नहीं कर सकते। चलो भाई, तो अपन क्या करना है सवाल में, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है, आर्क जो बना रहे हैं वो उसका एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, और आपको बताना है लेंथ ऑफ द आर्क। अब लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकलेगी सर? लेंथ ऑफ द आर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू, अब लेंथ ऑफ द आर्क मतलब आर्क होती है आपके सरकमफेरेंस पे, है ना, तो 2πr से मामला बन जाएगा यहाँ पे। तो 60/360, ठीक है, इंटू 2, पाई की वैल्यू क्योंकि कुछ नहीं दी है तो 22/7, और रेडियस आपका आ गया यहाँ पे 21। चलिए अब चीज़ों को आप कैंसिल करेंगे तो 60 360 कैंसिल होके यहाँ पे आ गया 6, 7 और ये 21 कैंसिल होके 3, 3 और 2 ये कैंसिल होके 6 को कैंसिल कर देंगे, तो कुल मिला के जवाब आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे सर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो 60/360 डिग्री इंटू पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर की जगह आप कितना रख दोगे सर, रेडियस आ जाएगा हमारा 21 इंटू 21। कुछ वैल्यूज अभी भी कैंसिल हो रही हैं तो उनको करते जाओ, 60 360 कैंसिल होके 6, 7 3 ज़ा होता है 21, 3 2 ज़ा होता है 6, 2 1 ज़ा यहाँ पे हो जाएगा ये, और 2 11 ज़ा, 21 इंटू 11 मूलतः मिलेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो एक आया हमारा पहला वाला 22, दूसरा आया यहाँ पे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड में देखो, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, एरिया ऑफ सेगमेंट वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट
इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि आप पहले ही निकाल चुके हैं तो मेहनत कम है इस वाले पार्ट में, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अगर आप यहाँ पे गौर करो तो एंगल कितना है इसका, 60 डिग्री है, 60 डिग्री वाला ट्राइंगल। और अगर आप यहाँ पे सोचोगे तो प्रोबेबली, क्योंकि वो पहले से ही आपको पता है कि आइसोसेलेस होता है, उसमें से भी एक एंगल 60 हो गया और बाकी दोनों आपस में बराबर होंगे, तो कुल मिला के तीनों एंगल 60 हो जाएंगे। तो ये जो ट्राइंगल होगा ये होगा हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अब आगे प्रोग्रेस कैसे करोगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि भैया देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कितना हमारा, तो सर वो है 231, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब आप यहां पे करोगे √3/4 a स्क्वायर, a इज द रेडियस, दैट इज हाउ मच, दैट इज 21 स्क्वायर। ये अब आपको याद करना पड़ेगा कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो मैं वहां पे सीधे सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, दैट इज √3/4 a स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हो गया 231, ठीक है, माइनस √3/4 इंटू 21 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 441। अब आप चाहो तो यहाँ पे कुछ वैल्यू कैंसिल कॉमन ले सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप 4 से ले लोगे अपना, या यहाँ पे आप 221 कॉमन निकाल लोगे, तो जब आप 21 कॉमन निकालोगे, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना सा, 231 था, 21 इंटू 11, तो यहाँ पे आप कर दोगे 11 माइनस 21 √3/4। ठीक है, ये कैसे आया सर, यहां से मैंने 21 खींचा, यहां से भी खींचा, लेकिन ये 441 क्या था, 21 का स्क्वायर था, तो एक 21 अभी भी रह जाएगा। और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग आंसर इन दिस चैप्टर के हिसाब से लिखूं तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू, अब वो जो 4 है उसको एलसीएम लेके आप पूर्णतः बाहर निकाल देंगे, तो 21/4 एंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 44, क्योंकि 4 इंटू 11 वुड बी 44, माइनस 21/3, 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, इस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए इन वन फॉर्मेट। अदरवाइज लोग सिर्फ इतना भी लिख देते हैं कि 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो विच एवर वे यू फाइंड इट इजियर टू डू, आप कर सकते हैं, देश स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हैं। चलिए गुड टू गो, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, 3 पार्ट्स थे, हमने तीनों इजीली कर दिए। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको दिया है, एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट बोल दिया सीधे सीधे। चलिए, तो यहां पे आप सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और वो निकल जाएगा तो फिर मेजर वाला भी निकाल देंगे, वो तो इजी ही है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वुड बी, क्योंकि एंगल 60, तो आप लिख दोगे कि हेयर, या फिर गिवन में लिख सकते हो आप, हेयर आर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू, कॉमा हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, अब मैं मेंशन ही कर देता हूं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि थीटा है हमारा 60 डिग्री, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए गुड टू गो, यहां तक तो मामला कोई खास दिक्कत है नहीं। अब आपने यहाँ पे लगाया आंसर निकालने के लिए पूरी मेहनत, तो आप बोलोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वुड बी इक्वल टू व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर, तो सर एरिया ऑफ सेक्टर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो हो जाएगा θ/360, यानी 60/360 डिग्री इंटू पाई की जगह कितना हो जाएगा सर, पाई की जगह में बोला गया है 3.14 यूज करो, और रेडियस है हमारा कितना 15, तो 15 स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आप करोगे एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल, तो वो हो जाएगा देखो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कुल मिला के वो हो जाएगा वो भी 15 स्क्वायर। चलिए 60/360 को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये हो जाएगा 1/6। मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो 15 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 15 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, तो सर ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो 15 स्क्वायर 3.14/6 बचेगा,
माइनस √3/4 बचेगा। ठीक है, अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो यहाँ पे भैया करनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो बात नहीं बनने वाली। अब इसमें देखो 3.14/6 करेंगे, √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है, तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो आप बोलोगे यहाँ भैया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, वुड बी इक्वल टू हाउ मच, तो सर ये हो जाएगा 225। नाउ 3.14 डिवाइड बाय 6, सर यहाँ पे हम देखेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? बिल्कुल सर 0.5, ठीक है, तो आपका हो गया 30/40 मतलब 0.52, ठीक है, 2 बचेगा फिर से, तो यहाँ पे 6 3 18, तो 0.253 माइनस ये होता है 1.73 सॉरी, तो 1.73 डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा देखो 0.44 16, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप करोगे 13 तो 4 3 12, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, तो 0.432। चलिए इन दोनों को आप माइनस करेंगे और फिर करेंगे 225 से मल्टीप्लाई। अब 225 से जो मैंने मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 3 में से 2 गया 1, ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 0.91 हो जाएगा रफली। अब ये करने पे कितना आएगा, 225 इंटू 0.91 देखो कितना आ रहा है, तो सर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 225 इंटू 0.91 है ना, रफली कितना है सर, रफली आ रहा है 20 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, है ना, कितना आ रहा है सर 20.4325 आना चाहिए, 0.09 आएगा ना, हाँ क्योंकि पहला वाला भी तो जाएगा, वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ है दया, तो 0.091, तो ये हो जाएगा 20 पॉइंट कितना लिखेंगे, काम करते हैं अपन इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर आना चाहिए 0.91। अरे भैया तुम कहाँ गायब हो गए, तुम गायब हो जाओ और हमारा पेन जो है वो वापस, तुम गायब हो जाओ बस और हमारा पेन आ जाएगा वापस, तो ये हो जाएगा 20.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है, 20 पॉइंट कितना 4375, नॉट 475 सॉरी 4375। अब एग्जैक्टली तो टेलीफोन नंबर जैसे याद ही करना पड़ता है भाई, बहुत बार कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ पे, तो 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पहला काम तो कर दिया आपने। दूसरा काम करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, तो सर यहाँ पे वो हम सिंपल सा टास्क कर देंगे कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वो हो जाएगा πr², यानी पूरे सर्कल का एरिया माइनस 20.4375। ना पूरे सर्कल का एरिया वुड बी सर πr², तो पाई की जगह 3.14, r² मतलब 15² माइनस 20.4375। चलिए क्या होगा 3.14 इंटू 225, देखो कितना आ रहा है, ये कैलकुलेशन करो सर, 3.14 इंटू 225 जब हम करेंगे तो वो आएगा 706.5, ठीक है ना, तो ये आया 706.5 माइनस 20.4375, ये और एक कैलकुलेशन कर देंगे और हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे हम कितना 20.4375, लगभग आया 686 के आसपास, है ना, कितना आया, हाँ सर 686.0625 के आसपास, तो आया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो भैया एक बार देख लो, इजी है, गुड टू गो है, कोई खास दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, जरा से भी नहीं। सर क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा ये। हमें कितने क्वेश्चन करने हैं भैया सर, कुल मिला के 14 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो बहुत सारे और हमें यहाँ पे अभी करने हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फटाफट कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है भैया हमारे लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, बस सही तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री वाला हमने कहाँ किया था सर, 120 डिग्री वाला हमने एग्जाम्पल में किया था। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मतलब वही पूरी मेहनत करनी है। तो यहाँ पे देखो
अब क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा अच्छे से करना है तो अपन एक सर्कल का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है, इसमें ये आ गया सेंटर। अब इनने का एंगल कितना, एंगल है आपका 120 डिग्री। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 120 डिग्री एंगल के लिहाज से चीज़ों को बनाते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी पहली 120 डिग्री वाली। अरे एक बार में बनो भैया, तुम कहाँ जा रहे हो। ये हो गया हमारा 120 डिग्री, ठीक है। और इस तरफ से हो गया एक और बार, हट जाओ, हाँ तुम भी हट जाओ भैया, यहाँ से बना देते हैं। चलिए अब की बार ये हो गया, ठीक है। 120 डिग्री के हमने दोनों ये बना दिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, जरा सी भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। मतलब आपको समय लग रहा है, बात और है, पर हमें तो कोई खास दिक्कत नहीं है। 120 डिग्री बन रहा है क्या, एक काम करो, इसको अपन एक काम करते हैं, एक ये सीधी सिंपल लाइन स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। चलिए तो एंगल कितना है आपका, एंगल है आपका 120 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बनानी है भैया, कॉर्ड बनानी है। कॉर्ड कहाँ बनाई हमने अभी तक, तो चलिए कॉर्ड का निर्माण कर देते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी कॉर्ड, ठीक है। इसका एंगल कितना, एंगल है इसका 120 डिग्री, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि एंगल है 120 डिग्री। अब आप क्या करोगे सर, ओ ए बी हमारी यहाँ पे कॉर्ड है, हम बनाएंगे यहाँ पे ओ ए से एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना। क्या बनाएंगे भैया, ओ ए से ओ से बनाएंगे एक परपेंडिकुलर, जो कि हमारे इस पूरे काम को करने में हमारी बहुत बड़ी सहायता यहाँ पे करेगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, रेडियस कितना है, रेडियस है आपका 12 और 12, ठीक है। अब बात यहाँ पे कुछ ऐसी होगी, चलिए इनने ये चीज़ दे दी तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भैया। पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14 और √3 को उसको यूज़ करना है कितना, उसको यूज़ करना है सर √3 को 1.73। चलिए अब बात शुरू हुई है तो दूर तक जाएगी, उस पॉइंट को नाम दे दो भैया P, वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा सर किस पॉइंट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या बोला, आपने कहा भैया सबसे पहले ड्रॉ कर लो किसको, OP परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये पूरा एंगल था 120, तो सबसे पहला कार्य आप क्या करोगे यहाँ पे कि भैया इन ट्रायंगल में एक और अप्रोच बता रहा हूँ जो कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में सिर्फ मुंह से डिस्कस की थी, सॉल्व नहीं किया था। एंड ट्रायंगल POB वी हैव OA इक्वल्स टू OB, रीजन क्या होगा, रेडियाई, ठीक है। एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, तो भैया OP इज परपेंडिकुलर टू AB, इसलिए एंगल आया है 90 डिग्री, ठीक है। देन आप कहोगे AP इज इक्वल्स, नहीं AP नहीं, OP इज इक्वल्स टू OP बिकॉज इट इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम। सो OP इज इक्वल्स टू OP एंड द रीजन इज कॉमन, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP and the reason would be RHS similarity, right hand side मतलब right angle hypotenuse and one more side वाली similarity, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, जिसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो AP would be equal to BP, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP इज इक्वल्स टू 120/2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों होगा किससे, तो ये सारा काम होगा CPCT से, ठीक है। चलिए अब ये एंगल आ गया हमारे पास AOP इक्वल्स टू BOP इक्वल्स टू 60 डिग्री, और क्योंकि ये 60 डिग्री आ गया हमारे पास तो प्रोबेबली इस 90 और इस 60 की वजह से हम निकाल पाएंगे यहाँ पे हमारी बाकी सारी वैल्यूज। चलिए ऑल गुड टू गो, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे हम आगे कार्रवाई शुरू करें तो इन ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल AOP एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे साइन 60 वुड बी इक्वल्स टू 60 के ठीक सामने हो जाएगा AP/12। साइन 60 कितना होता है सर, √3/2,
इज इक्वल्स टू AP बाय 12। तो AP इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2, नहीं 12 इंटू रूट 3, सॉरी 12 इंटू रूट 3 अपॉन 2। तो AP जो आएगा आपका वो आएगा 6 इंटू 1.73, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू दी गई है। तो AP वुड बी इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं देखूँ 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 7 ज़ा 42, 43, 3 यहाँ 4 ऊपर, 6 1 6 7 8 9 10, 10.38 सेंटीमीटर आ रहा है AP। एंड देयरफॉर AB वुड बी इक्वल टू 8 और 8 16, 3 और 3 6 1 7, 210 20, तो 20.76 सेंटीमीटर आएगा मेरा AB। ये क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, AB बाय 2, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको और क्या निकालना है, फिर आप बोलोगे भैया cos 60 इज इक्वल्स टू OP अपॉन कौन सा आपका 12। cos 60 होता है 1/2, तो OP अपॉन 12। तो यहाँ पे आप बोलोगे देयरफॉर OP इज इक्वल्स टू, QP नहीं भैया वो O है, OP इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आपके पास दोनों साइड आ गई हैं तो प्रोबेबली आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है हमें, है ना, यही बोला सवाल में, एक बार देखो। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ सेगमेंट वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस किसको सर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। चलिए करते हैं इसका कैलकुलेशन। तो सर एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पे निकालना ही है। एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा बाय 360, मतलब 120 बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करने का आदेश है तो वही यूज़ करेंगे, सवाल में दिया हुआ है। एंगल आपका वो कितना, रेडियस है 12 स्क्वायर, तो आप बोलोगे 12 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 20 पॉइंट, कितना था भैया सर 20.76 इंटू ये हो जाएगा केवल 6। तो इतनी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो पहले तो यहाँ पे 120 और ये कैंसिल हो गए 3 ज़ा, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे एरिया इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 144 बाय 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20.76 इंटू 3, क्योंकि 2 और 6 कैंसिल होके 3 बन जाएगा। इसको आप 3 से कैंसिल कर सकते हो। तो आप बोलोगे एरिया इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 3 कितना सर, 3 4 ज़ा 12 एंड ये हो जाएगा 3 8 ज़ा कितना 24, है ना। चलिए हाँ, माइनस यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, एक कैरी, कितना हो जाएगा सर 7 21 22, 2 यहाँ 2 ऊपर, तो ये 0 यहाँ पे 2, 3 2 ज़ा 6, 62.28। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो और एक काम ये कर दो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। व्हाट वुड बी 3.14 इंटू 48 माइनस दिस वैल्यू, वही हमें हमारा यहाँ पे आंसर दे पाएगी, जो कि आएगा तो खैर डेसिमल में ही, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने यहाँ पे करना भैया 3.14 इंटू 48, राइट। वो कितना सर, वो आया 150.72 और उसमें से माइनस होगा 62.28, सो 150.72 माइनस 62.28। अब आप ये माइनस करोगे, देखो 12 में से 8 गया 4, तो पीछे आया 4, 7 की जगह हो जाएगा यहाँ पे 6, 6 में से 2 गया तो 4, बहुत बढ़िया। आगे आप देखोगे तो 150 में से कुल मिला के तो 12 में 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा सर, 10 में 2 गया तो 8 बचा, और 5 14 में से 6 का तो भी 8 बचा, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है हमारा यहाँ पे आंसर। कितना 88.44। एक बार चेक कर लो भैया, आपका आंसर भी यही आना चाहिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ठीक है। चलो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो पहले यहाँ से शुरू कीजिए, जहाँ पे पहले हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उसके बाद फिर एंगल का पता लगाया, फिर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया, और फिर कहीं जाके हम अपना आंसर पता लगा पाए 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो। हॉर्स इज टायर्ड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड, जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, ठीक है।
15 मीटर, ऑफ अ साइड 15 मीटर, तो आपकी फुल साइड है 15 मीटर। अब आपको यहाँ पे बताना है कि अगर उसकी रोप 5 मीटर लंबी है तो ये तो साइड है 15 मीटर, ये मेरे काम की नहीं, मेरे काम का क्या है, ये 5 मीटर है, क्योंकि जितनी हॉर्स की रोप है वो तो उतनी ही दूर जा पाएगा ना, भले ही आपका फील्ड कितना भी बड़ा हो। ठीक है, अब क्योंकि एक कॉर्नर पे है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कहोगे थीटा कितना हो गया सर, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और मेरा रेडियस आर हो जाएगा, यहाँ पे मैं देखूंगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहोगे एरिया इज इक्वल्स टू 90 बाय 360 डिग्री, थीटा बाय 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कुछ नहीं लिखी है तो 22/7 इंटू 5 स्क्वायर, है ना। चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 25। अगर मैं कैंसल आउट करना चाहूँ तो करके भी यहाँ पे केवल 2 से कैंसिल कर पाऊंगा, तो 11 इंटू 25 कितना हो जाएगा सर, 25 और 5 275। ठीक है, 275 बाय कितना सर, 275 बाय 7 दूनी हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसको भी अगर मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड करने में मुझे कितना मिलेगा वो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो सर 275 डिवाइड बाय 14 करना, देखो कितना आ रहा है भैया, देखो आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए सर, 19.625 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा पहला वाला सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, अब दूसरे सवाल में क्या पूछा उसने सर, दूसरे में ये बोल रहा है अगर उन्होंने 10 मीटर लॉन्ग कर दिया रोप को 5 मीटर की जगह तो कितना हो जाएगा। अब देखो पाई की वैल्यू 3.14 बोल दी थी, ये मैंने नीचे देखा नहीं था, तो कोई बात नहीं, अपन इसको कर देते हैं ठीक, 2 मिनट का तो समय लगेगा। 90/360 इंटू 3.14 इंटू 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो 90/360 मतलब ये तो आपको पता ही है कितना होगा सर, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, 3.14 है ना, और 5 स्क्वायर होता है आपका 25। चलिए अब देखो यहाँ पे अगर आप ऐसे देखोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3.14 में 25 करने पे कितना आएगा, पहले वो पता लगा उसके बाद फिर अपना आंसर बताओ। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3.14 इंटू 25 करने पे हमें मिलता है 78.5, कितना मिलता है भैया सर 78.5, तो ये 78.5 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 1 जा 4, 38 मतलब ये हो जाएगा 4 9 जा 36, 25, 4 6 जा 24, 1 बचा तो हाँ 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर है फॉर द फर्स्ट केस। क्लियरली विजिबल है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसा ना आपको लगे कि भैया कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर दिख नहीं रहा है, सही से दिख रहा है। अब आपने अगर रोप कर दी 10 मीटर लॉन्ग तो क्या हो जाएगा भैया, इंक्रीज इन एरिया, तो इंक्रीज इन एरिया वुड बी इक्वल टू आपका नया वाला एरिया जो कि 10 वाले से आएगा तो 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 90/360 इंटू 3.14 इंटू 5 स्क्वायर। देखो कितने से इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ ये पता लगाना हो तो नए में से पुराना माइनस कर दो। अब नया क्या है, नया ये फैक्ट है कि आपने रोप को 10 मीटर लॉन्ग कर दिया। पुराना क्या है, पुराना ये है कि भैया रोप ओरिजिनली 5 मीटर लॉन्ग थी। दोनों का आप यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 1/4 इंटू 314, ये कैसा है सर 10 का स्क्वायर होगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 314। ठीक है, माइनस यहां पे अगर मैं करना चाहूं तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/4 इंटू 78.5, है ना, जो हमने वहां पे सॉल्व किया है। अब अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा देखो 4 7 जा 28। ठीक है, कितना बचा मेरे पास, मेरे पास बचा 3 34, 4 8 जा 32, 2 बचा 78.5, तो ये भी आ रहा है। ठीक है, माइनस यहां पे हो जाएगा 19.625। अब चलिए इनको माइनस कीजिए तो सर 78.5 माइनस 19 पॉइंट कितना सर 19.625 करना है हमें, तो आंसर आएगा 58 पॉइंट समथिंग, राइट सर। आंसर आएगा यहाँ पे हम देंगे 58.875, तो लिखा आपने यहाँ पे 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो फटाफट ले लीजिए, 2 पार्ट थे इसके,
पहले वाले में बोला 5 मीटर लंबी रोप है तो बताओ कितना एरिया कवर करेगा। दूसरे में बोला कि अगर हमने 5 का 10 कर दिया तो इंक्रीज कितना होगा, तो इंक्रीज करने के लिए हमें नया माइनस पुराना करना पड़ेगा इंक्रीज पता लगाने के लिए। ठीक है, गुड टू गो, स्क्रीनशॉट डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्रूच इज मेड अप विद सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ये देखना इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, डायमीटर है 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग कितने डायमीटर्स, 5 डायमीटर्स which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure। 11.9, ठीक है, चित्र में लगा भी रखा है यहाँ पे। अब टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज, वायर कहाँ कहाँ यूज हुआ होगा सर, एक तो यहाँ पे जो आपका आउटर पूरा है उसमें यूज हुआ होगा, बिल्कुल ठीक सर, है ना। तो यहाँ पे हमें काम करता है, अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ आपके लिए, तो एक तो हमने जो हमारा आउटर वाला रिंग है उसके लिए यूज किया होगा बेशक, बिल्कुल, जिसको मैंने यहाँ पे देखो रेड कलर से आपको ड्रॉ कर दिया है, थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं ताकि वो परफेक्टली फिट हो जाए। तो एक तो यहाँ यूज हुआ होगा, और दूसरा जो हमने यहाँ पे 5 डायमीटर बनाए हैं ना, उसमें भी तो सिल्वर वायर यूज होगा। फिर वो एरिया ऑफ ईच सेक्टर बोला, वो तो हम बाद में सेकंड पार्ट में करेंगे। चलो, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो केवल आपको आउटर सरफेस पे यूज करनी है, तो यहाँ पे आप कहोगे उसके लिए आपका क्या फॉर्मूला होगा सर, उसके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 2πr, ठीक है, और प्लस कितना होगा सर, प्लस आपने बनाए हैं 5 डायामीटर प्लस 5d का यहाँ पे हो जाएगा आपका एडिशन, वहां पे भी वायर लगाई है। 2πr मतलब कितना हो जाएगा सर, 2π मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू पाई की जगह रखा मैंने 22/7, r की जगह रख दूंगा मैं 35 डिवाइड बाई 2, वाई डिवाइड बाई 2 बिकॉज इट इज डायामीटर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 35, जिसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस 5 इंटू 35, क्योंकि डायमीटर तो पूरे बनेंगे ना 5 के 5, तो उसमें पूरा ही लेंगे अपन, ठीक है। अब सॉल्व करो सर, 7 और ये 35 कैंसिल होके 5, 2 से 2 गया, तो ये हो जाएगा 110 प्लस व्हाट इज 5 इंटू 35 सर, 5 5 25, 5 यहाँ 2 ऊपर, 5 से 15 16 17 175 ऐड करेंगे तो प्रोबेबली आना चाहिए कितना सर, ये हो जाएगा 285 mm इज द लेंथ ऑफ वायर। अब इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे ये आप मुझे, अब देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर बोला है, तो देखो सिंपल सी बात समझना है, यहाँ पे जब आपको एरिया ऑफ ईच सेक्टर बोल देगा, यहाँ पे दिया 10 इक्वल सेक्टर है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो जाती है कि पूरे सर्कल को आपने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसका एक फॉर्मूला ये बन जाता है सेकंड वाले पार्ट का कि एरिया ऑफ ईच, क्या नाम है इसका भैया, ईच सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे सर्कल का एरिया डिवाइड बाय 10, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप बोल दो ये यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन कर दो कि थीटा बाय 360 होता है आपके पूरे, कितना होता है 360 होता है पूरा सर्कल, उसके करने 10 पार्ट, तो 360 डिवाइड बाय 10 यानी 36 डिग्री हो जाएगा। फिर लगाओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, बात बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी बोली है, कुछ नहीं बोली है, तो हमने 22/7 ही यूज करनी है। 10 पार्ट्स करने हैं तो 1/10 कर दिया, पाई की जगह लिखा हमने 22/7। रेडियस कितना गिवन है हमें सर, रेडियस दिया 35/2, क्योंकि डायमीटर है 35, रेडियस हो जाएगा उसका आधा, तो ये भी 35/2। अब आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, 7 और ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 1 जा, ये हो जाएगा 5 2 जा, उसके बाद ये 2 कैंसिल होगा इस 11 के साथ, 11 इंटू 35 करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है। हाँ, एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालने के पहले एक सेंटेंस लिख सकते हो कि सिंस द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर वुड बी एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 10। ये चीजें आप लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो, ठीक है। आप चाहो तो एंगल निकाल के भी कर सकते हो, दोनों ही केस में आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी चाहो तो फर्दर डिवाइड कर सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, देश आजाद है, मर्जी आपकी है। चलिए हो गए यहाँ पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। जैसे ही मैं वर्ड पढ़ता हूँ इक्वली स्पेस, मेरी आधी थोड़ी टेंशन कम हो जाती, मतलब बराबर इलाका है तो काफी चीजें हमें कम करनी पड़ेंगी। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the circle। देखो कितने भैया 8 रिब्स हैं,
तो हिस्से कितने होंगे सर, यहाँ पे देखो डायग्राम से भी गिन सकते हो, खुद भी सोच सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एरिया आपको बोला है तो यहाँ पे देखिएगा, तो आपने कहा यहाँ पे एरिया बिटवीन टू रिब्स, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव रिब्स, तो टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स वुड बी इक्वल टू, अगर पूरे सर्कल का है पाई आर स्क्वायर, मेरे काम का हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बाय 8। अगर आपको यहाँ पे एंगल निकालने वाला वो थीटा वाला कॉन्सेप्ट करना है तो आप कर सकते हो थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 8, तो कुल मिला के बात बराबर ही होगी, फिर वो एंगल आएगा आपका आंसर, फिर उसको आप यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला से यूज करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या बोला, यहाँ पे आप, हाँ हालांकि ऊपर ये लिख सकते हो कि भैया नंबर ऑफ इक्वल रिब्स, तो यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ रिब्स इज इक्वल्स टू 8, है ना। सो देयरफॉर एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स वुड बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8, क्योंकि उतने ही हिस्से हमारे पास हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे रखी वैल्यू, तो आप कहोगे यहाँ पे कि भैया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली है तो आपने लिखा यहाँ पे 1/8, पाई की जगह रखा आपने 22/7, आर यानी रेडियस कितना बोला है ना सर, रेडियस बोला इन्होंने 45, तो यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब 45 × 45। चलिए, जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको आप कैंसिल करते चलो, जैसे कि जहाँ पे मुझे दिख रहा है 22, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, फर्दर इफ आई गो तो ये हो जाएगा, देखो 45 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2025, तो 11 × 2025 इट इज 45 स्क्वायर होल डिवाइड बाय 7 4 = 28। अच्छा, 45 का स्क्वायर मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाला, तो एक शॉर्ट ट्रिक जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये कि 45 या किसी भी 5 से एंड होने वाले नंबर का स्क्वायर करना है तो आगे वाले नंबर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 5, 5 चौक 20, 20, 5 का स्क्वायर 25, तो वो लास्ट में आना ही चाहिए। अब इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो सर 2025 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में 0 लगा दो, फिर नंबर एज इट इज रिपीट कर दो, 5 और 2 7, 2, तो 222 डिवाइड बाय 22275 डिवाइड बाय 28, 22275 डिवाइड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इतनी मेहनत कर ही नहीं रहा कि मैं सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगाऊं या कुछ करूं, मैंने सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स का लॉजिक का इस्तेमाल किया कि आपको 8 इक्वल स्पेस्ड रिब्स दी थी, तो एक का एरिया यानी 2 के बीच का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8, क्योंकि आपने 8 हिस्से कर दिए बराबर बराबर। ठीक है, गुड टू गो। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो एक बार देख लो, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटता है यहाँ पे ऐसे मामले में, क्योंकि आपने एक लॉजिकली करेक्ट कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, जरूरी थोड़ी कि जब आपको चैप्टर अगर सेक्टर और सेगमेंट का है तो हर बार उसी का फॉर्मूला यूज करना है, ऐसा कोई रूल थोड़ी बनाया सीबीएसई ने। सीबीएसई ने क्या बोला है कि भैया कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और मैथमेटिक्स के स्किल्स होने चाहिए आपके पास। अब यहां देखो, अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज लेंथ 25 सेंटीमीटर जो कि हमारा रेडियस बन जाएगा। ठीक है, स्लूपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। चलिए, फाइंड द एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, तो यहां पे आप लिखोगे एरिया क्लीन्ड। अब अगर आप इमेजिन करो, और अगर आप इमेजिन करो यहाँ पे वो पाइप्स को मूव, वाइपर्स को मूव करते हुए, तो प्रोबेबली आपको वहां पे एक सेक्टर सॉर्ट ऑफ वो बनना चाहिए, एक इमेज बननी चाहिए। ठीक है, तो एरिया क्लीन वुड भी, क्योंकि 2 है तो 2 × θ/360 × पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक जितना क्लीन कर रहा है 2, 2 है तो इंटू 2 कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमने लिखा दिस इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे लगे हाथ हम उसको सॉल्व, 2 × थीटा कितना हो जाएगा सर, थीटा आपने दिया है 115 डिग्री, सो 115/360 इंटू पाई, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो 22/7 इंटू आपका रेडियस यहाँ पे दिया 25, तो 25 × 25। ठीक है ना, अब जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसे करते जाओ। तो सर यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये हो जाएगा 115 × 2 करना मतलब हो जाएगा 230 डिवाइड बाय 360। ठीक है, इंटू 22/7, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 2 के बाद आता है 3, 3 2 = 6, 625। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सर, यहाँ तो पहली बात 0 से 0 कैंसिल, 23 और 36 शायद कैंसिल नहीं होंगे,
ठीक है, 22 और 7 भी यहाँ पे कैंसिल होंगे, तो प्रोबेबली ऐसे ही हमें इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा जटिल कैलकुलेशन है पर भैया करना तो पड़ेगा ही। बहुत बार एग्जाम में अगर आपके पास समय ना बचे तो आइडियली आपसे रिक्वेस्ट क्या होगी कि भैया समय नहीं है, इतना ही छोड़ दो, टीचर हद से हद आधा नंबर काटेगा या 1 नंबर काटेगा, है ना। तो देखो मैं बात करता हूं प्रैक्टिकली, लेकिन इस कैलकुलेशन के चक्कर में अगर आपने अपने 5 मिनट गवा दिए तो शायद उन 5 मिनट में आपका जो सवाल आप कर सकते थे आगे, जो कि आपको पूरा आता होगा, जिसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो वो आप कर पाओगे। ठीक है, प्रोबेबली इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे देखो 23 इंटू, अब मैं 625 इंटू 2 करूंगा तो 625 हो जाएगा कितना, 1250, है ना, 25 दूनी 50, तो 1250 एक बार, और नीचे यहाँ भी आ जाएगा 1250, तो ये 0 5 5 और 2 7 2 और 1 3, तो ये 13750, यहाँ पे कितना आया 13750, और नीचे आपके पास है 36 इंटू 7, 6 7 42, 2 यहाँ 4 ऊपर, 7 या 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, तो 252 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इतना। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सर और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? सर यहाँ पे हम इनको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो प्रोबेबली ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया है इसके पहले 2 से अगर मैं कैंसिल करूँ तो 2 11 जा एंड दिस इज 2 हाउ मच जा, सर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, है ना। चलिए कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर से 23 इंटू 11 इंटू 625 किया तो अब की बार कितना आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा, अगर हम देखें 11 इंटू 625 करने पे 625 0 625 5 5 और 2 7 6 और 2 8 6, तो ये हो जाएगा 6875। ठीक है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, 6 और 2 8 5 और 2 7, ठीक है, 6875 इंटू 23 करना है हमें। और नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा सर, नीचे डिवीजन में आएगा 7 8 जा 56, 6 यहाँ 5 ऊपर, 7 1 7 8 9, तो 126। अब 23 इंटू 6875 का मुश्किल कैलकुलेशन करना है, जो कि प्रोबेबली आएगा 158125 के बराबर। तो यहाँ पे लिखा आपने 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप भी चेक कर लीजिए आपका कैलकुलेशन भी इसी प्रकार सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर नहीं आएगा सही तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हमने किया, ठीक है, तो 158125 हमारा आंसर आ रहा है, 158125 सेंटीमीटर अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करना है क्या, कर सकते हैं तो कर लीजिएगा अगर आपके पास हिम्मत है। तो मेरे को तो एज अ मैथ्स टीचर लगता है कि इसके फर्दर कैलकुलेट करना शायद थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। ठीक है ना, चलो गुड टू गो, बिल्कुल सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। टू वॉर्न शिप्स टू अंडर फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल कितना, 80 डिग्री, एंगल 80 डिग्री, डिस्टेंस है 16.5, फाइंड द एरिया। ये भी सिंपल है भैया। चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बहुत सारे सवालों में आजकल क्या होता है, कहानी ज़्यादा होती है कि भैया एक आपका लाइट हाउस है जो लाइट फैला है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि भैया 4 लाइन का सवाल है मतलब मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट है। सो 80 अपॉन 360, देखो जो चीज़ डरावनी दिखती है वो होती नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर आप देखोगे घर में, मतलब मैं आपको बात करूँ यहाँ पे फैमिली में क्या होता है कि हमारी मदर का जो बिहेवियर होता है वो हमारी तरफ थोड़ा सा वैसा रहता है कि हम थोड़ा सा डरते हैं उनसे, पर एक्चुअली वो लव होता है बहुत ज़्यादा। जो इंसान डरावना दिखता नहीं है वो होते हैं पिताजी। डरावना इन सेंस मतलब ना कभी आंखें बड़ी करेंगे, ना कभी ऐसा कुछ डांट पीसेंगे कि तुमने कुछ गलत किया है, ना कोई पीटने का इंटेंशन दिखाएंगे, लेकिन जिस दिन उनका माथा घूम गया तो वो हमारी दुनिया ऊपर से नीचे कर देते हैं। मतलब मेरे साथ तो यही हुआ है। तो माता जी इन जनरल थोड़ा सा गुस्सा रहती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन बहुत प्यार करती थी, डांटती थी, कुछ मारती भी थी नहीं, मारती पीटती नहीं है। पिताजी हालांकि जिस दिन मूड बन गया उनका, मतलब जिस दिन उनको आपने चटका दिया बढ़िया से, उस दिन तो जो मिल जाए वो अस्त्र शस्त्र बन जाता है। बेल्ट मिल गई तो बेल्ट, जूता मिल गया तो जूता। हम तो भैया पिटे हैं, तो उनके पिटने से आज जीवन में इतना आगे बढ़ पाए, वरना तो मुश्किल ही था। चलो पाई की वैल्यू बोला भैया 3.14, तो वही यूज करेंगे गुरुजी। और रेडियस आपको दिया है 16.5। अब देखना भैया लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियरली याद होना चाहिए। लाइट हाउस कहाँ होता है सर, हमारे सी शोर पे होता है लाइट हाउस, और वो पूरे समंदर में लाइट फेंकता है, तो एक ही तरफ फेंकेगा। इसको डिवाइड बाय 2 मत कर देना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलिए भारी भर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हमारे समक्ष आ गया, हम कर पाएंगे क्या, बिल्कुल कर लेंगे सर।
कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना है। फिर से पहली बात तो अगर आपके पास समय नहीं है तो भैया इसके ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना छोड़ देना। बाद में जब आपके पास टाइम मिल जाए तब आप उसको पूरा अच्छे से खत्म कर लेना। पर सबसे पहले प्रायोरिटाइज क्या करना है कि इतना लिख दिया तो कम से कम टीचर कुछ नंबर तो दे ही देगा। 8 और 36 किससे कैंसिल होंगे सर, 4 के टेबल से। 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, तो ये हो गया 2। अब यहाँ पे देखो आप 16.5 का स्क्वायर करना है, फिर उसको 3.4 से 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जाके वो 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप लिख दो रिक्वायर्ड एरिया। अब देखो धीरे धीरे स्टेप लेने भैया, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेके चलनी है। 3.14 इंटू 2 कर दो तो सर 4 2 ज़ा 8, तो ये 6.28 हो जाएगा प्रोबेबली। इनटू कर दो अब इसमें 16.5 का स्क्वायर। अब 16.5 का स्क्वायर निकालना थोड़ा टास्क तो है, पर आप कर सकते हो भैया, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो सर 16.5 का स्क्वायर अगर हम निकालें, मल्टीप्लाई करें, तो वो आएगा लगभग 272.25। ठीक है, तो यहाँ लिखा आपने 272.25 होल डिवाइड बाय, अब इसको करना है डिवाइड बाय 9। अब ये 9 से कुछ डिविजिबल हो रहा है क्या कोई सर? 5 और 2 7 7 14, 14 और 4 हो जाएगा 18। ये शायद 9 से डिवाइड हो जाए, तो एक बार करके देखो। तो आपने लिखा 6.28 इंटू, यहाँ पे आपने 9 से डिवाइड किया, तो सर 9 3 ज़ा 27, बिल्कुल ठीक कहा भैया। एक 2 बच रहा है लेकिन वो छोटा है, तो आपको लगाना पड़ेगा 0, फिर आया 22 वहाँ पे, तो 9 2 ज़ा 18 एंड 9 5 ज़ा 45। तो प्रोबेबली हमें करना पड़ेगा 6.28 इंटू 30.25, कितना आएगा सर? 6.28 इंटू 30.25 कर रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए सर, बहुत सारा कैलकुलेशन है। तो सर वो आ रहा है लगभग 189.97 के आसपास, है ना? तो वो हमारा आंसर होगा यहाँ पे कि दिस इज इक्वल्स टू 1 कितना 89.97, राइट, है ना? सो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि वो 16.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपने लिखा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर हमारा आंसर यहाँ पे हमें दिख रहा है बड़ी आसानी से। सो सॉरी, चलिए ठीक है, इजी है, गुड टू गो है, बिल्कुल सर, कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। अब इफ आई मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 13, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वैसे पिछले वाले का। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स, फिर से एज शोन इन द फिगर। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पे क्या है जो आपको ऑब्जर्व करना है, वो ये कि भैया जो डिजाइन है दादा, जो डिजाइन है भैया वो यहाँ पे है। तो अगर मैं इसको शेप को डिफाइन करूं तो बेसिकली डिजाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेगमेंट। चलिए, लेकिन 6 इक्वल बोला है, तो मतलब मैं यहाँ पे दिमाग लगा रहा हूं कि भैया 360 पूरा होता है, 6 इक्वल किए तो 6 हिस्से, तो एक का एंगल आएगा 60 डिग्री। ठीक है, रेडियस आपको दिया है यहाँ पे कितना 28। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालने के लिए पहले एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए, और हाँ पहले उन्होंने बोल दिया भैया कि आपकी थीटा की पाई √3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है। तो यहाँ देखो, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, ठीक है, वुड बी इक्वल टू आपका यहाँ पे आप कहोगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ व्हाट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, बशर्ते इसके पहले आपने ये लिख दिया हो कि 360/6, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ डिजाइन इक्वल डिजाइन इक्वल्स टू 6, टोटल इज 360 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ऑफ ईच डिजाइन इज 360/6 दैट इज 60 डिग्री। ये सब बातें आप लिख दोगे क्योंकि भैया अब बड़े बच्चे हो गए हो, थोड़ा सा आपको सोच समझ के चलना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे आपने लिखा भैया एरिया ऑफ वन सेगमेंट, ठीक है, वुड बी इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा सर? एरिया ऑफ सेक्टर आएगा 60/360, क्योंकि 60 है आपका एक एंगल, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह हम रखेंगे 22/7, क्योंकि बताया नहीं है कितना रखना है, तो हम 22/7 ही रखते हैं। और आपका रेडियस कितना है? रेडियस भी है 28, तो कैंसल आउट करने में भी आसानी होगी। माइनस एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल दैट इज √3/4 इंटू 28 स्क्वायर। चलिए, ठीक है, अब जो जो चीज़ें कैंसिल हो, जैसे ये कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा 1/6, है ना, कैंसल आउट होके।
28 का स्क्वायर चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ठीक है, उससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आप कहोगे एरिया ऑफ वन सेगमेंट इज इक्वल्स टू 28 स्क्वायर इफ आई टेक कॉमन, ताकि मुझे कम कैलकुलेशन करना पड़े, 1/6 इंटू 22/7 हो जाएगा क्योंकि 20 स्क्वायर कॉमन ले चुके हो, माइनस √3/4 की वैल्यू बोली है 1.73, तो मैं रख देता हूँ 1.73 डिवाइड बाय 4। √3 की वैल्यू इन्होंने पहले ही बता दी थी, कहा था, मतलब हमें निर्देशित किया। तो यहाँ पे देखो 6 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा कितने जा सर, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 11। अब भैया थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे आपने लिखा एरिया ऑफ वन सेगमेंट, यही एक चीज़ है जो कि बहुत से बच्चे एरिया इस चैप्टर में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, वो है कैलकुलेशंस। अदरवाइज तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, बाकी तो आपका जो पूरा टॉपिक है वो बहुत आसानी है, बस हाँ कैलकुलेशंस में इंसान कभी कभी फंस जाता है। तो कैलकुलेशंस का विशेष ध्यान रखें भाई, अपन पहले ही बोल दे रहे। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और जो एक छोटा सा अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अगर देखोगे सवाल में ढंग से तो √3 की वैल्यू 1.7 दे रखी है। अब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो अगर आपने वहाँ पे 1.73 ले ली तो आपका कैलकुलेशन बहुत अलग हो जाएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है, और यहाँ आपको मिलेगा 11 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 1.7 को 4 से डिवाइड कर दो, सर ये हो जाएगा रफली 0.4, क्योंकि 4 4 16 1 बचेगा, तो 0.425 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 784। अब ब्रैकेट के अंदर आप किसको लेके आओगे सर, 11/21 हम डिवाइड करेंगे तो 0.532 समथिंग आता है, ठीक है, माइनस करना है हमें इसमें से 425। तो ये हमने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर ली। 11 डिवाइड बाय 21 करके देख लो, 0.532 के आसपास आता है, 523 सॉरी 532 नहीं 523, तो 0.523 में से ये मुझे माइनस करना है। तो चलिए इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा तो कितना आएगा लगभग मेरे पास सर, अगर हम राउंड ऑफ करें दो वैल्यूज ही लेके चलें, ज़्यादा मेहनत ना करें, तो 0.52 माइनस 0.42 हो जाएगा, है ना। उतना तो हम भैया ले ही सकते ना, इतना तो एडवांटेज ले सकते हो। 0.52 माइनस 0.42 लिख लो, एक काम करो, तो ये रफली कितना हो गया सर, ये रफली हो गया 2 से 2 गया, 5 में से 4 गया, तो कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा 0.1। तो अब आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आप यहां पे ले लो कि एरिया ऑफ वन सेगमेंट इज इक्वल्स टू कितना सर, ये हो जाएगा 784 इंटू 0.1 ले लो रफली, है ना। तो ये कितना हो गया, तो सर ये हो गया, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 78.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप एग्जैक्ट लेना चाहो तो वो भी कर सकते हो भैया, एग्जैक्ट जब आप यहाँ पे कंसिडर करोगे तो वो हो जाएगा रफली कितना, तो वो 0.098 आएगा, ठीक है। वो लेना चाहो उसको इनटू कर दो आप, अगर यहाँ पे उसको इनटू कर दो अगर आप यहाँ पे कि 784 से, तो आपको मिलेगा रफली 76 या 77 के आसपास, ठीक है। बात बराबर ही है, थोड़ा बहुत 19-20 तो होगा ही देखो किसी भी कैलकुलेशन में, क्योंकि 100% एक्यूरेट तो आप कर नहीं सकते, है ना। तो अगर हम 100% एक्यूरेट वैल्यू भी लेंगे तो ये हो जाएगा देखो 0. कितना बोला 098 या 099 लिख लो, चलो ठीक है, और उसको 784 से आप मल्टीप्लाई करोगे 0.99 को, ठीक है। अगर आपको एकदम प्रिसाइज जाना है तो वो 77.616 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आपने 77.616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो एक का था। तो टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स कितना हो जाएगा, तो सर टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स वुड बी आर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। तो हम करेंगे 6 इंटू 77.616। अब ये आप मल्टीप्लाई कर लो, 77.616 इंटू 6 कर लो, क्योंकि 6 डिजाइन है, तो वहां आपको मिलेगा लगभग 465 पॉइंट समथिंग के आसपास। तो आप यहाँ पे लिख दो कितना 465 पॉइंट कितना सर 0.6 या 0.7 लिख लो राउंड ऑफ करके सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ रही है आपकी, अब यहाँ पे आपका रेट कितना है, तो सर रेट है हमारा यहाँ पे जो मिल रहा है वो है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब मुझे कॉस्ट निकालनी है तो मैं कॉस्ट निकालने के लिए क्या करूँगा,
765.7 को 0.35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब आप ये कैलकुलेशन और कर दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें किससे, 0.35 से, तो हमारा आंसर आएगा 162 पॉइंट समथिंग के आसपास, है ना। और अगर हम यहाँ पे देखें आंसर कितना आना चाहिए सर, 162 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। यहाँ पे आप लिखोगे 162.9 रुपीज़ के आसपास आ रहा है मेरा आंसर। ठीक है, अब इसमें भी मैंने थोड़ा सा अपने आप में क्या कर लिया, थोड़ा सा एडवांटेज ले लिया कि 0.99 कर लिया। अगर उसको मैं 0.98 करूंगा तो ये थोड़ा सा अलग आएगा, फिर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और करूंगा तो ये 464 के आसपास आएगा। तो उस हिसाब से आपका थोड़ा बहुत डेसिमल में फर्क आ सकता है, पर मोटा माटी आंसर 162 रुपये के आसपास ही आएगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, अगर आपने यहाँ पे 1.73 ले लिया तो प्रोबेबली आपका आंसर कम से कम 10-12 रुपए से डिफर कर जाएगा, ये 149 या 150 रुपीज़ के आसपास आएगा। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं आपके फाइनल कैलकुलेशन पे। ठीक है, गुड टू गो है भैया। स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लेना चाहें तो पहले यहाँ से शुरू करें, सवाल अच्छे से पढ़ लें क्योंकि वहाँ पे लिखा होगा √3 की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है, उसके हिसाब से आंसर आएगा। चलिए गुड टू गो है यहाँ तक तो बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे आएंगे 14th क्वेश्चन पे, टिक द करेक्ट आंसर। एक एमसीक्यू है इस एक्सरसाइज में, एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल आपका P है, रेडियस है आपका R, तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा। तो सर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो है θ/360 इंटू πr²। सवाल किसका है भैया, एरिया का है। ठीक है, तो अब अगर मैं एरिया की यहाँ पे बात करूँ तो पहले तो मैं ये देखूंगा कोई ऐसा तो नहीं जिसमें एरिया का फॉर्मूला लगने रहा हो। जैसे यहाँ पे देखो 2πr आ गया तो एलिमिनेटेड, यहाँ पे देखो 2πr आ गया तो एलिमिनेटेड, यहाँ पे πr² और यहाँ पे देखो 2πr² है। ठीक है, तो और यहाँ पे चलो, अब कुछ लोग बोलेंगे सर 2πr² है लेकिन हमारा फॉर्मूले में तो πr² है, तो ये आंसर सही होगा, लेकिन वहाँ 360 है तो यहाँ 180 है, ऐसे कैसे, तो ये भी सही लेकिन ये गलत, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर डी सही कैसे है, तो भैया डी सही ऐसे है कि अगर इस 2 को और आप यहाँ पे आपके 720 को कैंसिल करोगे तो ये आपका कैंसिल होके नीचे आ जाएगा 360। तो प्रोबेबली आपका एक वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग इज P/360 इंटू πr²। तो सेम थिंग बट थोड़ा घुमा के पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सबसे सही आंसर यहाँ पे दिख रहा है, उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। एक बार एक बढ़िया सा अपन यहाँ पे टिक मार्क लगा देते हैं। ठीक है, चलिए गुड टू गो है। एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो देख लो, आसान सवाल, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया तो आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उस पर जरा हम यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ये कि अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क बोली है तो लेंथ ऑफ आर्क होती है θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, चलिए जिसका एंगल अगर थीटा आपको यहाँ पे दिया है। अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो आपका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, π/360 इंटू πr²। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये। और चौथा, अगर आपको सेगमेंट का एरिया बोला है तो आप सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपको हमेशा ये रखनी है। ठीक है, क्लियर है, गुड टू गो है, बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे होता है हमारा सेशन एंड और हम यहाँ पे पढ़ रहे थे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जो कि है आपका इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 टू क्लास 12। ऐसा क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो फीचर्स, उनको जो स्पेशल चीज़ें यहाँ पे डिलीवर की जाती है उसकी वजह से ये ट्रस्ट डेवलप हुआ है। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन क्लासेस, लाइव लेक्चर्स, देन आपको DPP शीट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं और आपका समय बहुत ज़्यादा उस पर वेस्ट ना हो और आप हमेशा DPP को प्रैक्टिस करते रहें, इसलिए आपको सॉल्यूशन वीडियोस भी प्रोवाइड कराते हैं। देन आपको हैंड रिटन नोट्स एंड स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है ताकि आपकी ग्रोथ कंप्लीट हो, आप पूरी तरीके सब्जेक्ट को समझें, अच्छे से पढ़ सकें और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। देन अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भैया वहाँ से आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, तो आपसे कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं जिसके थ्रू आप डेफिनेट सक्सेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इस सेशन को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन तीनों ही छोटे छोटे स्टेप से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक एंथुसियाज्म मिलता है कि हम आपके साथ रोज़ एक नया कुछ इनिशिएटिव लेकर आएँ और आपको अच्छे से पढ़ाएं और आपको एग्जाम्स में आपके लाइफ में हेल्प करें, सपोर्ट करें। इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर, गुड डे।